एरिक शेल्टर के अंदर था और हालात को लेकर बेचैन महसूस कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था क्यों, लेकिन दिल के अंदर एक बुरा सा फीलिंग बैठा हुआ था। इस दुनिया में उसके पास अपने दोस्तों के अलावा कोई नहीं था। इसलिए उसने तुरंत एम्बर को मैसेज भेजा और पूछा कि वो और बाकी लोग कहाँ हैं। लगभग तुरंत ही एम्बर का रिप्लाई आ गया। उसने बताया कि वो सब रेड पैलेस शेल्टर के अंदर हैं। ये सुनकर एरिक थोड़ा काम हुआ। अपेरेंटली अटैक शुरू होने से पहले टीचर्स स्टूडेंट्स को रेड पैलेस ले आए थे, इसलिए वो कई और स्टूडेंट्स के साथ वहीं शेल्टर में थे। एरिक जमीन पर बैठा मैसेज पढ़ रहा था। एम्बर से थोड़ी बातचीत के बाद उसने वरिंग करना बंद किया और फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। शेल्टर के अंदर वैसे भी करने को कुछ खास था नहीं, बस इंतजार करना। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दीवारों समेत सब कुछ हिलने लगा। एरिक और बाकी स्टूडेंट्स तुरंत अलर्ट हो गए। ये क्या चल रहा है? किसी ने कहा। अर्थक्वेक है क्या? कोई और चिल्लाया। एरिक की चिंता और बढ़ गई। अर्थक्वेक होने की संभावना बहुत कम थी। क्या हो रहा है? एरिक ने मन में सोचा। शेल्टर के बाहर ब्लरडॉथ हवा सूंघ रहा था और भारी धीमे कदमों से रेड पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। उसे इंसानों की स्मेल आ रही थी, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। फिर भी वो समझ गया कि ये सेंस सामने से आ रही है, एक बहुत बड़े गार्डन से, जिसके अंदर कई अजीब स्ट्रक्चर्स थे। क्रीचर अपने सेंसेस पर भरोसा करके इंसानों को ढूंढ रहा था, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि सड़कों पर अनगिनत लाशें बिखरी हुई थीं। मॉन्स्टर ने जमीन पर पड़ी कुछ लाशें देखीं और उन्हें चबाने की जोरदार अर्ज उठी। उसने काफी वक्त खाने में लगाया, अपनी स्ट्रेंथ और एनर्जी वापस पाने के लिए और बॉडीज के अंदर मौजूद मैना को अब्जॉर्ब करने के लिए। खाना खत्म करने के बाद उसने फिर से हवा सूंघी। अभी भी इंसान मौजूद थे, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। इस बात ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने गाड़ियां उठाई और पास की बिल्डिंग्स की तरफ फेंक दी। टकराने की आवाज इतनी जोरदार थी कि शेल्टर्स के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स तक ने उसे सुना। स्मेल उसके चारों तरफ थी, लेकिन एक खास बिल्डिंग के अंदर वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। ब्लेयरडथ ने अपना रुख उस ऊंची इमारत की तरफ किया, रेड पैलेस, जो लिविंग बीइंग्स की सेंट से भरी हुई थी। क्रीचर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो आसपास की वॉल्स के पास पहुंचा, जमीन से मैसिव टर्रेट्स बाहर निकल आए और सीधे उसे एम करने लगे। कुछ ही सेकंड्स में डिफेंसिव सिस्टम्स ने फायर शुरू कर दिया, लेकिन बुलेट्स उसकी टफ स्किन और मैना आर्मर को पियर्स नहीं कर पा रही थी। ब्लरडॉथ को इन छोटे प्रोजेक्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ा। गोलियां चलते रहने के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा और रेड पैलेस गार्डन के अंदर घुस गया। वेपन्स लगातार फायर कर रहे थे, लेकिन हेनिएट का एवाटार बिल्कुल इंडिफरेंट लग रहा था। गार्डन के अंदर पहुंचकर ब्लरडॉथ पेड़ों के बीच से चलता हुआ सेंट के सोर्स को ढूंढने लगा, लेकिन डिफेंस सिस्टम उसे इरिटेट कर रहा था। इसलिए उसने अपना पॉइजनस गैस छोड़ना शुरू कर दिया। आसपास की वेजिटेशन मुरझाने लगी और थोड़ी ही देर में कैनन्स काम करना बंद कर गए। क्रीचर अब भी इंसानों को देख नहीं पा रहा था, लेकिन स्मेल और स्ट्रांग होती जा रही थी। उसने उस ऊंची लाल इमारत को देखा जो आसमान को छू रही थी। उसने हवा सूंघी, लेकिन वहां से कोई सेंट नहीं आई। सोर्स वहां नहीं था। पास में एक और बिल्डिंग थी, पीली रंग की। वहां से उसे कई अलग अलग सेंट्स आ रही थी। साफ था कि अंदर लोग मौजूद थे। ब्लरडॉथ ने फैसला किया कि वो वहीं चेक करेगा। वो गार्डन के अंदर और गहराई तक गया, येलो पैलेस की तरफ, जहां एरिक इस वक्त छुपा हुआ था। जैसे जैसे वो पास आता गया, सेंस और क्लियर होती गई और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। फिर ब्लरडॉथ ने हवा में अपना पॉइजनस गैस फैलाना शुरू कर दिया। मायास्मा धीरे धीरे शेल्टर के एयर वेंट्स के जरिए अंदर घुसने लगा। लोग खांसने लगे। जहरीली धुंध अब आंखों से साफ दिख रही थी, भूरी सी, जिसे मिस करना नामुमकिन था। शेल्टर के अंदर मौजूद लोगों ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ली। सबने अपने मुंह और नाक को जो भी मिला उससे ढकना शुरू कर दिया। पैनिक फैल गया। लोग एयर वेंट को बंद करने की कोशिश करने लगे ताकि डेडली गैस और अंदर ना आए। डैम, एरिक बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि गैस का इफेक्ट एक ऐसे टाइड जैसा जिसे वो जानता था। हालांकि वो बीस्ट इतनी ज्यादा गैस पैदा ही नहीं कर सकता था। उसके लिए उसे कई गुना बड़ा और स्ट्रांग होना पड़ता। सच्चाई ये थी कि एरिक सही था। ये गैस ब्लेयरडॉथ की थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये वाला कितना डेंजरस है। कॉफ, कॉफ, कॉफ। शेल्टर के अंदर खांसी की आवाजें एक डेडली म्यूजिक जैसी गूंजने लगी। मियास्मा डेंजरस लेवल तक जमा हो गई।
लोगों की स्किन पर ब्लिस्टर्स बनने लगे। उनकी त्वचा टमाटर जैसी लाल हो गई। कुछ लोगों को अनबेरेबल पेन होने लगी और वो हेल्प मी किसी ने चीख कर कहा। उसकी स्किन खुद ब खुद उखड़ रही थी। फक, एरिक बोला। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। ये मिस्ट शेल्टर के अंदर कैसे आ सकती है? एरिक ने सोचा। वेंटिलेशन सिस्टम तो इसे फिल्टर करना चाहिए। तभी उसे एहसास हुआ वेंटिलेशन सिस्टम गंदगी और डिब्री से क्लॉग था, इसलिए ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। एरिक को वहां से निकलना ही था। अगर फिल्ट्रेशन काम नहीं कर रही थी तो वहां सिर्फ मौत इंतजार कर रही थी। उसने बाकी स्टूडेंट्स को देखा। सब खांस रहे थे। मियास्मा के इफेक्ट्स और भयानक होते जा रहे थे। किसी की स्किन गलने लगी थी, किसी का चेहरा आधा पिघल चुका था, किसी की आंखें तक चली गई थी। ज्यादातर लोग बस एगनी में चीख रहे थे। गॉड डैम इट, एरिक ने फुसफुसाया। मैं फंस गया हूं। इस बार सच में। पॉइजन गैस से सबसे पहले एक्सपोज्ड हुई एक लड़की मर गई। ब्लॉन्ड बाल, खाली ड्रेस पहने हुए, वो रो रही थी। उसका चेहरा मोम की तरह पिघल रहा था। स्किन उतरकर नीचे की मसल दिखने लगी। एक भयानक चीख और फिर सन्नाटा। वो जमीन पर गिर पड़ी। शेल्टर के अंदर पैनिक पूरी तरह फैल गया। एरिक को पता नहीं था कि गैस रेड पैलेस तक नहीं पहुंची थी, इसलिए एम्बर और बाकी लोग फिलहाल सेफ थे। एरिक उठकर दरवाजे की तरफ भागा। बाकी स्टूडेंट्स भी यही करने लगे। उसने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। अगर वो और रुका तो मरना तय था, लेकिन दरवाजे पर पहले से कोई मौजूद था। डोर खोलो, डोर खोलो, एक लड़की चिल्लाई। उसने मेटल एंट्रेंस के पास जाकर बटन दबाया। दरवाजा खुला और वो बाहर भागी। फ्रेश एयर लेते ही वो जोर जोर से खांसने लगी। पेन असहनीय था। बाकी किड्स भी झुंड में बाहर निकलने लगे। वो लड़ना जानते थे, ट्रेनिंग और स्पैरिंग में पेन झेल चुके थे, लेकिन आज जो वो महसूस कर रहे थे वो अलग था। बॉडी जल रही थी। लंग्स बुरी तरह दर्द कर रहे थे। उन्हें उल्टी आने जैसी फीलिंग हो रही थी, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था, बस ड्राई हीविंग। फिर भी क्रैम्प्ड शेल्टर से बाहर निकलकर सबको थोड़ी राहत मिली। सब इधर उधर देखने लगे, कोई सेफ जगह ढूंढने के लिए। डोर खोलने वाली लड़की ने कांपते हुए पीछे शेल्टर की तरफ देखा। क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह और कोरोसिव गैस से दूर होने की राहत साफ दिख रही थी। एरिक भी बाहर निकल आया। उसका सिर घूम रहा था, विजन ब्लरी थी और आसपास सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी और जलने जैसी स्मेल आ रही थी। और अगर एरिक सुन सकता था तो ब्लरडॉथ भी सुन सकता था। असल में जैसे ही ज्यादातर स्टूडेंट्स शेल्टर से बाहर निकले, सेंट और थिक हो गई। ब्लरडॉथ को सोर्स मिल गया। उसी पल रेड पैलेस में एक भयानक रोर गूंज उठा। आवाज किलोमीटर्स दूर तक सुनाई दी। आसपास मौजूद हर इंसान डर के मारे फ्रीज हो गया। इतनी जबरदस्त आवाज किस चीज की हो सकती है? एक बात साफ थी, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। जमीन कांपने लगी। ये ब्रॉथ के मैसिव साइज की वजह से था, जो सेंट फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ रहा था। पैनिक वाइल्डफायर की तरह फैल गया। लोग इधर उधर भागने लगे, समझ चुके थे कि कुछ बेहद भयानक होने वाला है। वी आर फक्ड, एरिक ने कहा। उस पल एरिक बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेल्टर रूम से बाहर निकल आया। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह 1 मिनट और अंदर रहता तो उसकी मौत तय थी। उसके पीछे 100 से ज्यादा लोग बाहर आए, लेकिन कई लोग पहले ही ब्लरडॉथ के मियाज्मा की वजह से मर चुके थे। फक फक, एरिक चिल्लाया। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि पैनिक न करे। जो भी ये मियाज्मा पैदा कर रहा था वो बेहद पावरफुल था और एरिक उसे सामने से देखना बिल्कुल नहीं चाहता था। वह तुरंत दौड़ पड़ा। कोरोसिव गैस के पास रुकना उसके लिए मौत को बुलाना था। वह अंडरग्राउंड बेस के सबसे पास वाले एग्जिट की तरफ पूरी रफ्तार से भागा और बाहर खुले आसमान में निकल आया। वहां उसने दर्जनों लोगों को देखा जो एगनी में थे। सबकी आंखें जोर से बंद थीं और वो हांफते हुए सांस ले रहे थे। कुछ लोग खून की उल्टी कर रहे थे, खुद पर या जमीन पर। यह मानना मुश्किल था कि बाहर कोई इतनी हॉरिफाइंग पावर वाला क्रीचर मौजूद है। ये एम्बर की पावर जैसी लग रही थी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन बाहर आते ही एरिक ने चारों तरफ देखा। अनगिनत इंसेक्ट लाइक क्रीचर्स बिल्डिंग्स की दीवारों पर दौड़ रहे थे, ग्रेविटी को जैसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए। कुछ तो छलांग लगाकर लोगों पर गिर रहे थे, उन्हें दबोच रहे थे और फिर अपने रेजर शार्प इंसेक्ट जॉस से गला काट रहे थे। स्टूडेंट्स ने फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। फक, एरिक फिर चिल्लाया। उसकी आवाज से कई मॉन्स्टर्स उसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। रन रन, उसने पूरी ताकत से बाकी स्टूडेंट्स को चिल्लाकर कहा। सब लोग भागने लगे।
एरिक लेफ्ट और राइट देखते हुए एस्केप रूट ढूंढने लगा, लेकिन हर बार जब कोई रास्ता दिखता, सामने कोई न कोई मॉन्स्टर आ जाता। एरिक बाकी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल था और उसे पता था कि वह इन क्रीचर्स से लड़ सकता है। ये क्रीचर्स एगेनेसिस थे, 8 टांगों वाले इन्वर्टिब्रेट्स। इनके एंगुलर हेड्स पर गहरी ग्रूव्स थी, बहुत लंबी एंटेनी थी और दो कॉम्पाउंड नैरो डार्क ग्रीन आईज सिर के ऊपर की तरफ लगी थी। इनके आगे निकले हुए जबड़े बेहद डरावने थे। एगेनेसिस का थोरैक्स पतला था, वेस्ट सेगमेंटेड थी और एब्डोमेन सूजा हुआ। इनके पास 4 विशाल ताकतवर विंग्स थी। आगे की 2 लंबी टांगें एडहीसिव पैड्स वाले हाथों जैसी थीं और पीछे की 6 मोटी छोटी टांगें थीं। उनका पूरा शरीर पेस्टल ग्रीन था, जिस पर डार्क पर्पल swirls बने हुए थे। एरिक ने तय किया कि येलो पैलेस के पास रहना सबसे बुरा ऑप्शन है। वह आगे गेट की तरफ भागा, जहां डिफेंसिव आर्टिलरी पहले ही तबाह हो चुकी थी, लेकिन एक एगेनेसु उसके सामने आखड़ा हुआ। एरिक ने अपनी फ्लाइसर निकाली और फाइट में उतर गया। उसने तलवार घुमाकर क्रिएचर के एब्डोमेन पर वार किया। बीस्ट दर्द से चीखा उड़कर ऊपर चला गया। उसी पल एक और उस पर टूट पड़ा। लेकिन एरिक के करंट लेवल पर यह बीस्ट उसके लिए कमजोर था। उसने दोबारा वार किया और थाइड को मार गिराया। बाकी स्टूडेंट्स ने एरिक को लड़ते देखा और खुद भी कोशिश, लेकिन बीस्ट्स उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ओल्डर मैन और वुमेन ने स्टूडेंट्स की मदद की, मगर वो सबको बचाने के लिए काफी नहीं थे। उसी दौरान एरिक को किल से एक्सपीरियंस मिलने लगी। मल्टीपल हॉस्टाइल इग्नेसिस किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%। मैना सक्सेसफुली absorbed starting converting procedure 3, 2, 1। Shuni mana successfully converted into experience. 4,005 experience points awarded to the host level up. जैसे तैसे एरिक ने एक रास्ता खोल लिया और पास के स्टूडेंट्स को चिल्लाकर कहा, रन। लेकिन इससे पहले कि वह खुद आगे बढ़ पाता, एक बीस्ट डरावनी स्पीड से उस पर चपटा और उसे लगभग गिरा ही दिया। एरिक ने तुरंत क्रीचर की एक टांग पकड़ी, उसे जमीन पर पटका और अपनी ब्लेड उसके सिर में घुसा दी। क्रीचर के हिलना बंद करते ही एरिक ने पीछे देखा। स्टूडेंट्स और बाकी लोग भाग रहे थे और अब सारे मॉन्स्टर्स उसी को टारगेट कर रहे थे। शिट! वह दौड़ा, लेकिन कुछ ही मीटर्स बाद एक जायंट क्रीचर बिल्डिंग के पार से निकला और एरिक बाकी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गया। स्टूडेंट्स उससे कई 100 मीटर्स आगे थे। एरिक जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे उनके पास पहुंचना ही होगा। उसके दिमाग में आया कि वह उन्हें बेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने मॉन्स्टर को ध्यान से देखा, वह पहचान गया। वो ब्लरडॉथ था और उसका साइज पूरी तरह ऑफ द चार्ट्स था। एरिक समझ गया कि कोरोसिव गैस इसी क्रीचर ने छोड़ी थी, क्योंकि ब्लरडॉथ के पास यही पावर होती है। टाइड आराम से, लगभग मजे लेते हुए आगे बढ़ रहा था, भागते हुए इंसानों के डर को सेवर करने के लिए। एरिक ने उसके शरीर पर नजर डाली। उस पर कई वूंड्स और इंजरीज के निशान थे, जैसे वो किसी बैटल से होकर आया हो। ये ऑलमोस्ट तय था, उसे यहां तक पहुंचने के लिए आर्मी से लड़ना पड़ा होगा। ईस्टर्न गेट टूट चुका था, इसलिए साफ था कि वो वहीं से आया था। ब्लरडॉथ ने भागते हुए प्रे को अम्यूज्ड नजरों से देखा। उसने अपने मैसिव पॉज से जमीन को रौंदा और हंग्री लुक के साथ स्टूडेंट्स के पीछे बढ़ता रहा। एरिक ने पीछे मुड़कर उस इनॉर्मस क्रीचर को देखा। उसका चेहरा ही इतना डरावना था कि ऐसी चीज के हाथों मरने का ख्याल ही उसे सहरा गया। मैं क्या करूं? उसने सोचा। उसने जल्दी जल्दी आसपास देखा, कोई एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं था। उसके दिमाग में यह सवाल भी घूम रहा था कि ब्लरडॉथ इतना जाइगेंटिक कैसे बन गया और आखिर हो क्या रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हालात बेहद कॉम्प्लेक्स थे। अगर चीजें इसी तरह आगे बढ़ीं, तो मौत से बचना नामुमकिन था। उसने गहरी सांस ली और तेज दौड़ने लगा। भागते हुए स्टूडेंट्स में रेड पैलेस के पुराने कर्मचारी, बुजुर्ग मेन और वुमेन भी थे। उनके साथ रहना सही था, लेकिन एरिक को यकीन नहीं था कि वो इस मॉन्स्ट्रोसिटी के खिलाफ कुछ कर भी पाएंगे। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ एरिक आखिरकार बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंच गया। कई लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह येलो पैलेस से इतनी जल्दी इतना डिस्टेंस कैसे कवर कराया। हमें कुछ करना होगा, एरिक चिल्लाया। अगर हमने फाइट करने की कोशिश भी नहीं की, तो हम सब मर जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। ऐसी बीस्ट से कौन लड़ने की सोच सकता है? लेकिन रेड पैलेस के वर्कर्स जानते थे कि एरिक सही कह रहा है। अगर जिंदा रहना है, तो कम से कम ट्राई करना होगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्रीचर असल में कितना स्ट्रांग है,
वर्कर्स ने मैना चैनल करना शुरू किया और अपने ब्रेन क्रिस्टल पावर्स इस्तेमाल किए। स्टूडेंट्स को भी समझ आ गया कि अब एडल्ट्स के साथ खड़ा होना ही एक रास्ता है, क्योंकि थाइड्स धीरे धीरे ग्राउंड गेन कर रहे थे। एरिक ने देखा कि एक वर्कर ने इनसेन अमाउंट में मैना चैनल किया और कुछ सेकंड्स बाद एक ट्रांसलूसेंट शील्ड बन गया। शील्ड इतना स्ट्रांग था कि थाइड्स के अटैक्स को रिपेल कर सके। वर्कर्स और स्टूडेंट्स को सांस लेने और रीग्रुप करने का थोड़ा टाइम मिल गया, लेकिन सब जानते थे कि शील्ड हमेशा नहीं टिकेगा। अगर जिंदा रहना है तो ब्लरडॉथ को हराने का कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। उसी वक्त छोटे मॉन्स्टर्स की तरफ अटैक्स उड़ने लगे। स्टूडेंट्स को खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यह साफ था कि बिगर थाइड के खिलाफ वो लगभग यूजलेस थे। अटैक्स आखिरकार टारगेट तक पहुंचे। कई बीस्ट्स जलने लगे, धुएं की लपटें आसमान तक उठी। कुछ इलेक्ट्रोक्यूटेड हुए, कुछ विंड एरो से छलनी हो गए। फिर भी साफ था कि यह सब ब्लरडॉथ के सामने काफी नहीं था। बीस्ट्स मरते वक्त चीखे चिल्लाए और उनके बॉडीज को बाकी थाइड्स ने रौंद डाला, जैसे वो कुछ थे ही नहीं। कुछ देर बाद एक और एडल्ट ने एक जायंट डोम बना दिया, जिसने ग्रुप के एक हिस्से को कवर कर लिया, लेकिन कई स्टूडेंट्स बाहर ही रह गए। एरिक अंदर पहुंच गया, इसलिए वह फिलहाल सेफ था। डोम ने ब्लरडॉथ के अटैक से टेम्पररी प्रोटेक्शन दी, लेकिन साफ था कि यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। हमें अंदर आने दो, कोई चिल्लाया, डोम पर मुक्के मारते हुए। लेकिन डोम अडिग रहा। अंदर मौजूद लोग बाहर का भयानक सीन देखने को मजबूर थे। टाइड्स उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे मरने मत दो, प्लीज, किसी ने चीखकर कहा। एरिक के दिल में गिल्ट चुभा, लेकिन वह जानता था कि डोम के अंदर से वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद जो हुआ वो एक सीधा सा ब्लड बैथ था। डिफेंसिव पेरिमीटर के बाहर मौजूद स्टूडेंट्स ने अपने ब्रेन क्रिस्टल पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुछ ने क्रीचर समन किए, कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। क्रीचर्स ने उन्हें बेरहमी से रौंद डाला। ये अमेंडा रैविथियर बोल रही हूं, उस औरत ने फोन पर कहा। दूसरी तरफ जनरल बेकर था। कुछ दिन पहले उसने इस औरत से मदद मांगी थी और अमेंडा अपनी ट्रूप्स के साथ तुरंत न्यू अलेक्जेंड्रिया पहुंच गई थी। हेलो मिस रैविथियर, बेकर ने जवाब दिया। फियर्स लाइनस ने ठीक वैसा ही कॉल रिसीव किया जैसा उसने सोचा था। उसके चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान थी। वो जानती थी कि इस पूरे च्यास से उसे भारी फायदा और पैसा मिलने वाला है। अब वक्त आ गया है कि तुम और तुम्हारी ट्रूप्स दखल दो, जनरल बेकर ने कहा। मुझे पता है, रेबेका की मां ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं रहा था कि मदद पहले क्यों नहीं मांगी गई, जबकि हालात बहुत बिगड़ चुके थे। असल में वजह सीधी थी। आर्मी को भरोसा था कि वो खुद ये संभाल लेगी, और दूसरा कारण था प्राइड। जनरल बेकर बहुत घमंडी इंसान था, फ्रैंट का सबसे ताकतवर आदमी, और उसे मर्सनरीज को बुलाना अपनी नाक कटाने जैसा लगता था। तुम अपनी ट्रूप्स को कब मोबिलाइज कर सकती हो? बेकर ने पूछा। वो जानता था कि मर्सनरीज को देर से बुलाना भारी गलती होगी, लेकिन अगर अब उन्हें इन्वॉल्व करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह गिर जाएगी। फिर भी मॉन्स्टर्स के इन्वेजन से पहले उन्हें न बुलाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ट्रूप्स तैयार हैं, फियर्स लायनेस ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। गुड, तुरंत भेजो। यहां हालात बहुत खराब हैं, बेकर ने कहा। ऑलराइट, कोई स्पेसिफिक जगह जहां सोल्जर्स को पहले भेजना है? उसने थोड़ी उलझन भरे टोन में पूछा। मुझे तुम्हारे लोग दीवार पर चाहिए। थाइड्स बहुत ज्यादा है और हम उन्हें रोक नहीं पा रहे, बेकर ने कहा। यह सुनकर फियर्स लायनेस की मुस्कान और गहरी हो गई। अगर और कुछ नहीं है तो मैं रुको, बेकर ने कहा। हमें तुम्हारी जरूरत रेड पैलेस में है। तुम चाहते हो कि मैं ब्लरडॉथ को मार दूं, है ना? उसने सहज अंदाज में कहा। बिल्कुल, बेकर ने जवाब दिया। रेड पैलेस में देश का भविष्य था और वहीं अवेकनर भी मौजूद था। बेकर के उस लड़के के लिए बड़े प्लान्स थे और वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए। ऑलराइट, मैं तुरंत निकलती हूं। उसने फोन काट दिया। अब मर्सनरी का चेहरा एकदम फोकस में था। वो पहले से सोच रही थी कि ब्लरडॉथ से कैसे निपटना है। उसे पता था कि यूनिवर्सिटी में हालात कितने गंभीर हैं। उसके ड्रोन्स पहले से पूरे शहर में फैले हुए थे, और अगर वो जल्दी नहीं पहुंची तो बहुत लोग मर जाएंगे। अडीना, ट्रूप्स को मोबिलाइज करो। उन्हें हर बैटलफील्ड पर भेजो, लेकिन फोकस करो दीवार के बाहर वाले मॉन्स्टर्स पर। एज यू विश, अडीना ने गंभीर नजरों से कहा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन झलक रही थी और उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो लड़ाई के लिए तैयार थी। मर्सनरीज एक ब्रीफिंग रूम में बैठे अपने मिशन की जानकारी ले रहे थे।
ये क्वेस्ट शहर के अंदर थी, जो उनकी यूजुअल फॉरेस्ट मिशन से बिल्कुल अलग थी। इस पर्टिकुलर बीस्ट के बारे में एक्स्ट्रा सावधानी रखनी होगी। दीवार पर लगी फ्लैट स्क्रीन पर ब्लडॉथ की इमेजेस चमक रही थीं। पहली तस्वीर में एक विशाल डॉग बेयर जैसा मॉन्स्टर दिख रहा था, जो खुले जबड़ों के साथ इंसानों पर झपटा हुआ था। अगली तस्वीर में वही ब्लडॉथ दो पैरों पर खड़ा था और पॉइजन गैस छोड़ रहा था। उसका चेहरा थोड़ा ह्यूमन लाइक लग रहा था, जैसे उसमें कुछ इंटेलिजेंस हो। ये वही ब्लडॉथ है जो शहर में घूम रहा है। ये स्पेसिमेन बेहद रेयर है, आम ब्लडॉथ से कई गुना बड़ा। सामान्यतः ये क्रीचर्स शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन फ्रैंट की आर्मी का मानना है कि कोई हेनिएट इस थाइड को एवाटार के रूप में कंट्रोल कर रहा है। यही वजह है कि ये इतना बड़ा और आक्रामक है। इसकी पॉइजनस गैस भी इवॉल्व हो चुकी है। अब ये कुछ सेकंड्स में लिविंग टिश्यू को पिघला सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी क्रीचर ने फ्रैंट की कई मिलिट्री स्क्वाड्स को खत्म कर दिया है। यह बात एक महिला ऑफिसर ने टेबल के पीछे से कही, लंबे लाल बालों वाली, काले लेदर आर्मर में, जिसमें सुनहरे डिजाइन्स जड़े थे। वो एक वेटरन वॉरियर लग रही थी। इसे मारना कैसे है? किसी ने पूछा। वो तुम्हारा काम नहीं है, ये बॉस का काम है। अगर ये क्रीचर दिखे तो तुरंत पीछे हट जाना, ऑफिसर लरिया ने सख्त लहजे में कहा। नए और कमजोर मर्सनरीज बड़बड़ाने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा मॉन्स्टर है जिसे उनकी बॉस खुद संभालेगी। एक्सपीरियंस्ड योद्धाओं ने तस्वीरें देखकर सिर हिलाया। ऐसे राक्षस से लड़ना नामुमकिन था। सिर्फ फियर्स लायनेस ही इसका सामना कर सकती थी। इस बीस से बचना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगर बुरा न माने सर, तो बॉस के पास कितने सोल्जर्स हैं? किसी ने पूछा। लारिया ने गहरी सांस ली। मैं बॉस से जुड़ी और जानकारी नहीं दे सकती। अब बेहतर होगा कि तुम मेरे ऑर्डर्स पर ध्यान दो। अगर ऐसा किया तो जिंदा लौट आओगे। कमरे में फिर हल्की हलचल हुई। एक छोटा कद का डार्क स्किन्ड लड़का उठा। उसका नाम डार्नेल था। वो सबसे युवा मर्सनरी था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि बॉस लेजेंडरी वॉरियर है या नहीं। उसे बस जिंदा रहना, खुद को साबित करना और पैसा कमाना था। काफी बातें हो गई, अब काम पर लगो। ब्रीफिंग खत्म होते ही सब अपने कॉम्बैट गियर बदलने चले गए। उन्होंने लॉकर से अपना सामान उठाया। बड़े बैकपैक्स जिनमें मिशन के लिए जरूरी सब कुछ था। फूड रैशंस, वाटर बॉटल्स, फर्स्ट एड किट्स, वेपन्स और टूल्स। सब तैयार होने के बाद वे हैंगर में पहुंचे जो वाहनों से भरा था, कार्स और ट्रक्स दोनों। हर स्क्वाड अपने वाहन में सवार हो गई। कुछ पर मशीन गन्स लगी थीं, कुछ में एंटी थाइड कैनन्स, कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ आर्मर्ड व्हीकल्स थीं। सबका डिजाइन अलग था, स्क्वाड की जरूरतों के हिसाब से। मशीन गन्स कमजोर बीस्ट्स को मारने के लिए काफी थीं, लेकिन इनविंसिबल नहीं। वे बस मॉन्स्टर्स को पीछे धकेलने के काम आती थीं। हैंगर छोड़ते ही गाड़ियों की लंबी कॉलम बन गई। कुछ ट्रक्स साउथ की ओर मेन स्क्वायर की तरफ निकले, कुछ नॉर्थ की ओर सिटी एग्जिट की तरफ, और कुछ वेस्ट की ओर ब्लरडॉथ की तलाश में। एक कन्वॉय ईस्ट की तरफ गया, सिटी आउटस्कर्ट्स की ओर। ईस्टर्न गेट पर पहुंचकर वाहनों ने रुककर डिफेंसिव लाइन बना ली। दरवाजा ब्रीच हो चुका था और कुछ बचे खुचे लोग उसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे। मर्सनरीज ने पोजीशंस ले ली। आर्टिलरी डोर की तरफ सेट की गई और सबने मैना चैनल करके गेट से निकलते बीस्ट्स पर हमला शुरू किया। सिक्योर द पेरिमीटर, हेल्प द इंजर्ड, गेट रेडी। हर तरफ आदेश गूंज रहे थे। मर्सनरीज ने आदेशों का पालन किया, क्योंकि वो सोल्जर्स नहीं थे, वो हाउंड्स थे, और वे यहां शिकार करने आए थे। उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में पुलिस थाइड से लड़ रही थी, जो लोगों का पीछा कर रहे थे। सड़कों पर लाशें बिखरी थीं, क्रीचर्स इंसानों के शरीर चबा रहे थे। देखकर कई ऑफिसर्स की हालत खराब हो रही थी। खून, अंग और चीखें हर जगह थीं। कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, डॉग लाइक क्रीचर्स, जो बाघ जितने बड़े थे उन्हें जिंदा खाते जा रहे थे। पुलिस जानती थी कि हालात बस कुछ ही पलों में नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तभी दूर से कई गाड़ियों के इंजन की आवाजें आईं। रीइंफोर्समेंट्स पहुंच रही थी। जल्दी, बाइनोक्यूलर दो। चीफ ऑफ पुलिस ग्राइम्स चिल्लाया। उसने बाइनोक्यूलर से देखा। गाड़ियों के हुड पर बने इंसिग्नियस पर एक सिर बना था, जिसके एक ही आंख थी, साइक्लॉप्स जैसा। यह बैंड ऑफ जायंट्स है, लूका ने कहा। चीफ ग्राइम्स के दिल में राहत की लहर दौड़ गई। उसे उम्मीद जगी कि शायद अब बच्चों को थाइड्स के जबड़ों से बचाया जा सकेगा। ब्लरडॉथ जोर से दहाड़ा जब वो अपने चारों तरफ जमी बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकला। उसके चेहरे पर साफ रेज झलक रही थी। किसी थाइड का इतना ह्यूमन लाइक होना अजीब था।
और असल में यही सबसे डरावनी बात थी। सेंटिएंट थाइड्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं होते, वे इंटेलिजेंट भी होते हैं। ब्लरडॉथ का विशाल शरीर और उसकी रॉ स्ट्रेंथ पहले ही उसे एक भयानक दुश्मन बना चुकी थी, और उस पर ये ह्यूमन लाइक ट्रेट्स उसके खतरे को और बढ़ा रहे थे। जैसे ही वो पूरी तरह बाहर आया, उसने इंसानों की तरफ कंटेम्प्ट भरी नजर से देखा। प्रिंसिपल वैन डाइक की ब्लैक फ्लेम्स भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। असल में उसकी फर साफ दिखा रही थी कि उसने काफी डैमेज झेला था। बर्फ ने उसकी फर को फ्रेजाइल बना दिया था, और जैसे ही वो बाहर निकला, बड़े बड़े गुच्छों में फर झड़ने लगी। असल समस्या ये थी कि वहां मौजूद किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस बीस्ट को हमेशा के लिए मार सके। अगर प्रिंसिपल वैन डाइक भी इसे नहीं रोक पा रहे थे, तो रेड पैलेस के अंदर कोई और कुछ नहीं कर सकता था। ये क्रीचर फ्रैंट की सारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। पूरी तरह आजाद होते ही ब्लरडॉथ ने पूरी ताकत से बैरियर पर चार्ज किया, और वो बैरियर कांच की तरह चकनाचूर हो गया। लोग सदमे में हाँफ उठे जब बीस्ट उनकी ओर बढ़ा, अपने रास्ते में तबाही छोड़ता हुआ और उनकी सारी उम्मीदें तोड़ता हुआ। स्टूडेंट्स कांपने लगे। सबके चेहरों पर रेजिग्नेशन साफ थी। अगर प्रिंसिपल भी इसे नहीं रोक पाए, तो अब सब डूम थे। टूटते हुए कांच और गिरते हुए कंक्रीट की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। भीड़ हर दिशा में भागने लगी, जान बचाने की डेस्परेट कोशिश में। पैनिक पूरी तरह फैल चुका था, क्योंकि भागकर इससे बच पाना नामुमकिन था। ब्लरडॉथ ने अपने पंजे पागलों की तरह बाएं दाएं घुमाने शुरू कर दिए। रेजर शार्प क्लॉज हर चीज को चीरते जा रहे थे। उसकी पॉइजनस मिस्ट बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स के अटैक्स की वजह से ज्यादा असरदार नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो बदकिस्मत लोग क्रीचर के पीछे फंस गए, वे पल भर में ही गू की फडल बनकर पिघल गए। ब्लरडॉथ के क्लॉज इंसानों को बीच से काट रहे थे। ये देखने लायक नहीं था, लेकिन नजर हटाने का मतलब सीधी मौत था। प्रिंसिपल, वर्कर्स और जो स्टूडेंट्स आजाद थे, सब मिलकर पूरी ताकत से क्रीचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अफसोस, प्रिंसिपल के अलावा किसी का भी अटैक असरदार नहीं था। ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास वेपन कॉन्जरिंग पावर्स थीं, जो इस लेवल के थाइड के सामने बेकार साबित हो रही थी। क्लोज कॉम्बैट में जाना इस वक्त सीधा सुइसाइड था। एरिक बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो अपनी सारी पावर्स कंबाइन करे, तो शायद लोगन की पावर से बीस्ट को थोड़ा वीकन कर सके। लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि ये काम करेगा, और अगर उसने सारा मैना खर्च कर दिया, तो बाद में बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, भागना। अगर सब अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाएं, तो मॉन्स्टर को किसी एक को चुनना पड़ेगा और बाकी लोग बच सकते थे। इसी बीच प्रिंसिपल वैन डाइक ने फैसला किया कि वो आखिरी बार कोशिश करेंगे पूरी ताकत से। इस बार वो अपनी सारी मैना अगले अटैक में डालने वाले थे। यही उसका आखिरी दांव था, और ये भी पक्का नहीं था कि इससे बीस्ट मरेगा। लेकिन ऐसा करने का मतलब था खुद को बेहद खतरनाक हालत में डालना। इसके बाद वो डिस्टेंस से लड़ नहीं पाएंगे और कमजोर हालत में मीली कॉम्बैट करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि इससे पहले कई ताकतवर लोग वॉल्स पर रहते हुए भी इस ब्लरडॉथ को मारने की कोशिश कर चुके थे, और सब फेल हुए थे। उन्होंने मैना चैनल करना शुरू किया और अपनी ब्लैक फ्लेम फिर से तैयार की। इस बार उन्होंने अपनी पूरी माना रिजर्व्स झोंक दी, उम्मीद करते हुए कि ये काफी होगा। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगने वाला था। क्रीचर को जितना हो सके रोके रखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। यस, स्टूडेंट्स और वर्कर्स ने एक साथ जवाब दिया। वे जानते थे कि उन्हें बस तब तक टिके रहना है, और दुआ कर रहे थे कि प्रिंसिपल का अटैक काफी साबित हो। जल्द ही अटैक्स की बारिश बीस्ट पर होने लगी। मीली स्टूडेंट्स भी समय खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर मरना ही है, तो कम से कम कोशिश तो करें। डर से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन लगातार इधर उधर घूमकर वे क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे, जिससे प्रिंसिपल वैन डाइक को माना चैनल करने का वक्त मिल गया। फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स इतने मजबूत नहीं थे कि बीस्ट के अटैक से बच सके, और कई वहीं मारे गए। एरिक ने भी यही किया, लेकिन साफ था कि उसे बाकियों पर एडवांटेज था। वो बच तो गया, लेकिन उसका माना इतना नहीं था कि फ्लाइसर ब्लरडॉथ को घायल कर सके। एक एक करके स्टूडेंट्स गिरते चले गए। कुछ ने काइट करने की कोशिश की, लेकिन क्रीचर बहुत तेज और एजाइल था। उसके क्लॉज और बीक ने उसे अनस्टॉपेबल बना दिया था। शील्ड बनाने वाले स्टूडेंट्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी काफी नहीं था।
स्टूडेंट्स की संख्या घटती गई और ब्लरडॉथ और ज्यादा अग्रेसिव होता चला गया। उसे अपने प्रे को मरते देख मजा आ रहा था। प्रिंसिपल ने रिट्रीट का आदेश दिया, लेकिन कुछ के लिए बहुत देर हो चुकी थी। डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका था। टॉम जानता था कि अब उसे तेजी दिखानी होगी। कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। बीस्ट रुका हुआ था, लेकिन अब बहुत कम लोग बचे थे। और फिर भी कोई भी अटैक उसकी डिफेंसेस को पार नहीं कर पा रहा था। जब प्रिंसिपल वैन डाइक पूरी तरह तैयार हो गए, उन्होंने अपनी ब्लैक फ्लेम्स को पावर दी। बीस्ट से दूर रहो, उन्होंने फिर चिल्लाया। टाइड दहाड़ा और उनकी तरफ चार्ज किया। प्रिंसिपल अपनी जगह डटे रहे। सब लोग पीछे हट गए, पीछे की ओर छलांग लगाते हुए। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन अब जिंदा लोग 50 से भी कम रह गए थे। प्रिंसिपल एंड डाइक ने अटैक अनलीश किया। उनकी न्यूरल लिंक्स इंसेन स्पीड से मैना पंप कर रही थी। बैटलफील्ड पर एक ब्लैक फायर का हॉरिजॉन्टल वोर्टेक्स बना, जो उस विशाल बीस्ट की ओर बढ़ रहा था। एक फायरी गेल उठा, जो बीस्ट को हवा में उछालते हुए उसे जिंदा फ्रीज कर सकता था। अटैक काफी पावरफुल था। पहले से लगे घावों के साथ मिलकर पहली बार लग रहा था कि हालात पलट सकते हैं। बीस्ट ने पूरी ताकत से रेजिस्ट किया। ब्लैक फायर उसे तेजी से फ्रीज कर रही थी, उसकी मूवमेंट्स रोक रही थी और उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। हेनिएट समझ गया कि इतना पावरफुल अटैक उसके एवतार को मार सकता है। उसे कुछ करना होगा। क्रीचर पीछे हटने लगा, लेकिन फ्लेम्स उस पर चढ़ चुकी थी। फ्रॉस्ट फायर्स इतने ज्यादा और इतनी ताकतवर थीं कि उनका असर इंसानों तक पहुंचने लगा। जल्दी, एक और बैरियर बनाओ, प्रिंसिपल ने लूक येरा से कहा। शील्ड बनाने वाले वर्कर्स ने तुरंत मैना पोर किया और बैरियर्स खड़े हो गए। प्रिंसिपल वैन डाइक की सारी मैना खत्म हो चुकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये अटैक बीस्ट को डरा दे और वो भाग जाए। सभी स्टूडेंट्स, नजदीकी शेल्टर की तरफ जाओ, उन्होंने आदेश दिया। बाएं और दाएं बिल्डिंग्स में शेल्टर्स हैं, अभी जाओ, यहां से निकलो। एरिक समझ गया कि उसे भागना ही होगा, लेकिन सबसे नजदीकी शेल्टर येलो पैलेस का था और वो ब्लिरडॉथ की मियास्मा को नहीं रोक सका था। रेड पैलेस बहुत दूर था। अब एक ही रास्ता बचा था, गार्डन छोड़कर स्ट्रीट्स की तरफ भागना। वो अकेला ऐसा नहीं सोच रहा था। सब गेट्स की ओर दौड़ पड़े। एरिक ने जानबूझकर ग्रुप से अलग रास्ता लिया। वो तेज और मजबूत था। उनके साथ रहना सिर्फ नुकसानदेह होता। तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रिंस वैन डाइक चिल्लाए। वर्कर्स उनके साथ रुक गए। येलो पैलेस का शेल्टर फेल हो चुका है। वो क्रीचर की गैस नहीं रोक सका। ब्रीच के सामने कमील एक कार की छत पर खड़ी थी, हर तरफ से आने वाले बीस्ट पर निशाना साधते हुए। हर गोली का मतलब था एक मौत। भले ही वहां इतनी सारी क्रीचर्स थी, कमील पूरी तरह कॉम और फोकस थी। उसके वर्षों की ट्रेनिंग ने उसे डेडली एक्यूरेसी दी थी। हर एक शॉट ने अपना काम किया। फेलियर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी पॉकेट्स इस पर निर्भर थी। कमील को क्रीचर्स अंडरवेलमिंग लगे, शायद इसलिए क्योंकि डोर के ब्रीच से सिर्फ लो लेवल और छोटे थाइड्स ही बाहर निकल पा रहे थे। लेकिन ये बीस्ट्स उसके लिए लो लेवल थे, बाकियों के लिए नहीं। कमील ने रामोन की तरफ देखा, जो अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटीज से एक साथ कई वेपन्स कंट्रोल कर रहा था और थाइड्स को बीच से काट रहा था। रामोन एक ही समय में कई बीस्ट्स को मार सकता था। जब भी कोई क्रीचर उसके पास आने वाला होता, कमील उसे मार देती। हर बार उसका शॉट बुल्सआई होता। कमील को रेमॉन स्किल्स एडमायर थे और वह ग्रेटफुल थी कि वो उसके टीममेट थे। टुगेदर ये दोनों एक फॉर्मिडेबल टीम बनाते थे और थाइड्स एफिशिएंटली हरा रहे थे। रामॉन पूरी तरह आर्म्ड था। उसके चारों तरफ 5 swords लेविटेटिंग कर रहे थे। ये सब मजबूत मटेरियल से बने थे, स्किल्ड आर्टिजन्स ने बनाए थे। कुछ में एट्रियम की नई टेक्नोलॉजी लगी थी, जिससे वे थाइड्स की पावर्स हार्नेस कर सकते थे। कुछ वेपन्स में विंड पावर्स या फायर पावर्स थीं। टेक्नोलॉजी नई थी, इसलिए थोड़ा अनस्टेबल था और अभी टेस्टिंग फेज में था। कैमिल अपने कॉमरेड को देख रही थी और अम्यूज्ड लग रही थी, जैसे वो बीस्ट को बार बार काटते जा रहा हो। रमोन के चारों तरफ काउंटलेस सोल्जर्स और मर्सनरीज थे, जो कोई भी थाइड जो 5 मीटर से नजदीक आए उसे मार रहे थे। लेकिन कैमिल की पावर की वजह से उसने ज्यादातर काम खुद ही कर लिया। बीस्ट को आसानी से मारना उसके लिए आसान था। फ्रैंट के सोल्जर्स उसकी शक्ति देखकर स्टन्ड रह गए और थोड़ा जेलस भी, क्योंकि कैमिल वो कर सकती थी जो वे नहीं कर सकते थे, ना ही एक 100 साल की ट्रेनिंग के बाद भी। कैमिल की ये एबिलिटी ब्रेन क्रिस्टल पावर से मिली थी और इसे देखकर बैटलफील्ड पर उसकी फॉर्मिडेबल प्रेजेंस साफ थी।
फ्रेंच सोल्जर्स बिना कमील और रामन के शायद सर्वाइव नहीं कर पाते। केयर टू लीव समथिंग फॉर मी? रामन ने चिल्लाया। तुम बहुत ज्यादा खिल्स कर रही हो। अभी भी वह कई थाइट से लड़ रहा था, लेकिन अब उसे किसी पर ध्यान नहीं था। कमील ने उसे इरिटेट कर दिया था। कमील ने मुस्कुराकर उसे विंक किया और दो बुलेट्स सीधे उन दो बीस्ट्स के ब्रेन्स में मार दी, जिन्हें रामोन टारगेट कर रहा था। दोनों क्रीचर्स वहीं मर गए। जमीन पर गोर, ब्लड और आइकोर की भरमार थी। हे स्टॉप इट! रामोन ने फिर चिल्लाया। क्या कहा? नहीं सुना? आहा हा! कमील फिर से शूटिंग शुरू कर दी। बॉडीज की संख्या और बढ़ गई। क्रेजी साइको! फ्रेंच के सोल्जर्स उन्हें देखकर सोच रहे थे कि ये दोनों पागल हैं। आखिरकार रामोन खुद भी बैटलफील्ड पर किलिंग मशीन था। वो और कमिल 10 मिनट में ब्रीच पर आने वाले सबसे ज्यादा क्रीचर्स को मार चुके थे। उनकी स्किल्स अनमैच्ड थीं। सोल्जर्स को ऑ और फियर दोनों महसूस हो रहा था। सोच रहे थे कि अगर ये दोनों उनके एनिमीज बन जाएं तो क्या होगा। मर्सनरीज और कुछ सोल्जर्स थाइड से लड़ रहे थे, जबकि कुछ लोग ब्रीच क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे। काम मुश्किल था, क्योंकि क्रीचर्स उन्हें मारना चाहते थे। किमिल टाइड्स को रोकने में लगी हुई थी, लेकिन उसे ध्यान रखना पड़ता था कि रिपेयर्स को नुकसान न पहुंचे। Hey, isn't it time these fuckers do their job and repair the breach? एट्रियम में तो आर्मी पहले ही निकाल देती, किमिल बोली। Shut up, don't be so vulgar, रमन ने कहा। उसे गालियां सुनना पसंद नहीं था। Besides, अगर तुम शूटिंग करोगी तो डोर क्लोज करना आसान नहीं होगा। उसने जोड़ा। अगर और भी थाइड्स रश कर रहे हैं तो मेरी गलती नहीं, केमिल ने जवाब दिया। दोनों ब्रीच की तरफ बढ़े, जहां अभी भी थाइड्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, सोल्जर्स को रोकते हुए। रेमन चिल्लाया। हमें क्रीचर्स को डोर के पास आने से रोकना होगा, नहीं तो होल कभी क्लोज नहीं होगा। फ्रंट के मिलिटरीज को बुलाओ। गुड आइडिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वे कुछ कर पाएंगे। फ्रंट के सोल्जर्स उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। वे ब्लेटेंटली इंसल्ट कर रहे थे और अपनी नेशन को बिलिटल कर रहे थे। रामोन ने एक कार की तरफ गया और फोन निकाला, नंबर डायल किया और किसी अननोन पर्सन से बात करने लगा। वॉल्स पर कर्नल तिवाना को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कॉल आया। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर नॉड किया। वह ग्रुप की तरफ मुड़े जो पैलेस ग्राउंड्स को ओवरलुक कर रहे थे। वे कह रहे हैं कि ब्रीच के पीछे के बीस्ट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन डोर क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि थाइड्स क्रॉल कर रहे हैं। फोन के दूसरे तरफ कहा गया। पहले तिवाना को आर्टिलरी रिडायरेक्ट करनी पड़ी थी, जिससे ईस्टर्न गेट ब्रीच पर मॉन्स्टर की संख्या थोड़ी कम हुई थी। खैर, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं पाए। तिवाना ने राहत की सांस ली कि मॉन्स्टर्स खत्म हो गए, लेकिन अब भी बहुत काम बचा था। फाइनली दिस हेल इज कमिंग टू एन एंड, उन्होंने मर्मर्ड। अब हमें क्या करना है? एक सोल्जर ने पूछा। 4-5 आर्टिलरी यूनिट्स डोर की तरफ रीडायरेक्ट करो। जो क्रीचर आए उसे मारो, उन्होंने कहा। बट सर, ये मिली ट्रूप्स पर ज्यादा प्रेशर डालेगा, फोन पर आदमी ने कहा। आई नो, लेकिन इससे मर्सनरीज को ब्रीच क्लोज करने का वक्त मिलेगा। फिर वे मेन बैटलफील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, कर्नल तिवाना ने कहा। तिवाना ने बैरियर और ईस्टर्न गेट की तरफ देखा और ब्रीच को ऑब्जर्व किया। क्रीचर्स ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन अब होल काफी हाई था, इजी क्लाइम नहीं कर सकते। क्रीचर्स एक दूसरे को मार और दबा रहे थे। सिर्फ बग्स जैसे थाइड्स ही डोर क्रॉल कर पाए, लेकिन कोई उन्हें तुरंत ब्लो कर देता। कमिल ने दूसरे साइड से अटैक किया। तिवाना ने फिर फोन पर आदेश दिया, जैसा मैंने कहा, ऑर्डर अब दो। तुरंत 5 कैनन्स ब्रीच के सामने के थाइड्स पर फोकस्ड हुए और पूरे दम से ब्लास्ट करना शुरू किया। कुछ सोल्जर्स भी मदद करने लगे और अपने पावर्स अनलीश किए। एक्सप्लोशंस ने मॉन्स्टर्स को मार ही दिया, बल्कि उनके बॉडीज भी डिस्ट्रॉय कर दिए, जो क्लाइम करने के लिए एक लैडर बना रहे थे। आर्टिलरी ने 30 सेकंड से कम में अपना काम पूरा किया। कुछ मिनट बाद लास्ट मॉन्स्टर्स मर गए या रिट्रीट कर गए। बराज रुकते ही सब टेंसली वेट करने लगे। सिचुएशन स्टेबलाइज होने के बाद तिवाना ने एक आदमी को मर्सनरी से कांटेक्ट करने के लिए कहा कि ब्रीच क्लोज करे, क्योंकि अभी कोई बीस्ट नहीं था। फिर उन्होंने आर्टिलरी को फिर से कंसंट्रेट करने का आदेश दिया, सोल्जर्स का बर्डन कम करने के लिए। बैटलफील्ड पर उन्होंने एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने मैसेज भेजा, ऑल यूनिट्स प्रिपेयर फॉर एक्शन, राइट फ्लैंक सिक्योर करो एसैप। सोल्जर्स तुरंत काम में लग गए। उसी समय किमिल और रामोन को ऑर्डर्स मिले। दोनों मर्सनरीज ने फ्रंट के सोल्जर्स के साथ ब्रीच क्लोज करने में मदद की।
अब कोई क्रीचर होल तक नहीं पहुंच रहा था। जल्द ही मैकाज ब्रीच को बंद कर देंगे। मिशन का एक हिस्सा पूरा हुआ। अब उन्हें बैरियर के बाहर जाकर जितने हो सके टाइड्स मारने थे। रमन ने संतोष भरी निगाहों से कहा, अब हमें बाहर जाकर मदद करनी होगी। उसने माथे से पसीना पोंछा। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किमिल ने एक ग्रिन के साथ जवाब दिया। ये बैटल जंकी नए युद्ध में शामिल होने के लिए उत्साहित थी। उसे पता था कि बैरियर के पीछे की स्थिति बहुत जूसी है और उसका मूड इस वजह से अच्छा था। टाइम टू मेक सम बीस्ट्स लूज देयर हेड्स, उसने कहा और हमिंग शुरू कर दी। जो भी उसे देखता बस एक ही सोच सकता था, क्रेजी। कैन यू स्टॉप प्लीज, यू आर एम्बैरसिंग मी। रामन शुरू में किमिल की एंटिक्स से वियर्डेड आउट था। आखिरकार एक टोटल साइको के साथ नाकाम करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन समय के साथ जब दोनों लगातार लड़ते रहे, उसने इसकी आदत डाल ली और एक पॉइंट पर उसे परवाह नहीं रही। लेकिन जब बाकी लोग मौजूद थे, तो वह महिला के व्यवहार को सहन नहीं कर पाया। यह एम्बैरसिंग था। किमिल थोड़ी दौड़ी और रामोन के सामने पहुंच गई। मन, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, उसने कहा। रामोन ने अपनी टीम को व्हीकल्स की तरफ फॉलो करने का आदेश दिया ताकि वे अगली बैटल के लिए तैयार हो सकें। रिमेंबर, फॉलो माई लीड, उसने याद दिलाया और आर्मर्ड कार में कूद गया। बाकी भी वही किया और अभी अभी रिपेयर्ड ईस्टर्न गेट से बाहर निकले। ज्यादातर फ्रंट के सोल्जर्स उनका फॉलो कर रहे थे, सिर्फ कुछ ही पीछे रह गए थे ताकि डोर को और रिन्फोर्स किया जा सके। अभी कोई क्रीचर नहीं थी जो इसे आसानी से तोड़ सके, लेकिन सावधान रहना बेहतर था, क्योंकि बहुत सारे थाइड्स अभी भी रिपेयर तोड़ सकते थे अगर उन्होंने मन लगाया। ग्रुप धीरे धीरे सिटी की दीवारों की तरफ बढ़ा, हर जगह डेंजर के संकेतों पर नजर रखते हुए। आगे बढ़ते हुए वे मॉन्स्टर्स के ग्राउल्स और रोर्स सुन सकते थे जो बैरियर के बाहर घात लगाए हुए थे। मर्सनरीज और सोल्जर्स की कार्स ने फ्रंट लाइन की तरफ जाते हुए हैवक मचा दिया। उन्होंने वॉल पार करने वाले हजारों थाइड्स को मारते हुए एक कॉरिडोर बनाया, जिससे वे सुरक्षित तरीके से ऊपर जाकर वॉल पर अपने कंपेनियंस के पास पहुंच सके। कमील ने पागलों जैसी हंसी लगाई, अपने कार के मशीन गन की बुलेट्स को मैना से सुपरचार्ज करते हुए हर थाइड को ब्लास्ट कर दिया जिसे उसने देखा। रमोन का चेहरा पेल हो गया। फ्रंट के सोल्जर्स वियर्डेड आउट थे, कैपिटल के डिस्ट्रक्शन जैसी क्राइसिस में, और कमील मजा ले रही थी। सब कुछ इतना लाउड था कि बैटलफील्ड की आवाज उनकी पोजीशन से क्लियरली सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, टाइड्स की संख्या बढ़ गई। लेकिन बैंड ऑफ जायंट्स के मर्सनरीज की मदद से सोल्जर्स वॉल के बेस तक पहुंचने में सफल रहे। कमिल ने मशीन गन कार से निकालकर अपने कंधे पर रखा और बाकी के साथ वॉल पर चढ़ गई। ईस्टर्न गेट की पहली डिफेंस लाइन पर पहुंचते ही उन्होंने सिचुएशन ऑब्जर्व की। बाकी मर्सनरीज इंक्लूडिंग रामान थाइड्स की शेयर संख्या देखकर अस्टाउंडेड थे, लेकिन कमिल ओवरजॉयड थी। बी ग्लैड माय फ्रेंड्स, देयर आर इनफ किल्स फॉर एवरीवन, उसने चिल्लाया। कमिल की बैटल एक्साइटमेंट ने बाकी मर्सनरीज की अप्रहेंशन के साथ कॉन्ट्रास्ट किया। वे थाइड्स की ओवरवेलमिंग संख्या को देखकर चिंतित थे, लेकिन वे रामॉन्स लीडरशिप पर भरोसा करते हुए फाइट के लिए तैयार हो गए। कमिल फिर से जोर से हंसी। रामॉन ने उसके क्रेजी बिहेवियर को देखा और साइड किया। उसने बैटलफील्ड पर हर किसी की स्पाइन्स में शिवर्स भेज दिए थे। वह इरिडीमेबल थी। रामॉन ने अपने आप से पूछा, व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस, होपिंग कि कोई गॉड उसे बचा दे। दोनों और बाकी मिलिटरीज और मर्सनरीज ने अपने पोजीशन स्ट्रेटेजिकली लेने शुरू किए, आर्मी में मौजूद गैप्स को बंद किया जिससे थाइड्स वॉल पार न कर पाए। लेकिन जल्दी ही उन्होंने देखा कि वॉल्स के नीचे अभी भी मिलियंस ऑफ बीस्ट्स थे और बराबर संख्या वॉल के ऊपर फ्रांस आर्मी से लड़ रही थी। दोनों ने अपना अगला प्रे देखा, एक एलिकर जायंट फरी स्पाइडर जिसके दो विशाल फैंग से फ्रीजिंग वेनम निकलता था। क्रीचर अपने स्पाइडर वेब्स का भी इस्तेमाल करती थी, इसे प्रे ट्रैप करने के लिए हवा में रिलीज करती और मोमेंटम लेने और फास्ट मूव करने के लिए भी। क्रीचर एक्सेप्शनली एजाइल जंपर थी, एक ही जंप में 30 मीटर से ज्यादा उड़ सकती थी। नॉर्दर्न साइड की वॉल पर फरी स्पाइडर हैवक मचा रही थी, मैकास को ट्रैप कर रही थी, आर्टिलरी स्लो कर रही थी, और लोगों को ऐसे मार रही थी जैसे वे फ्लाइज हों। सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे स्ट्रांग नहीं थे और रिपेलिंग में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कोई भी पावरफुल था जो रोक सके। दोनों ने अपने वेपन्स निकाले और स्पाइडर की तरफ डैश किया। बीस्ट ने खतरा महसूस किया और रामन्स अटैक से बचने के लिए जायंट लीप बैकवर्ड लिया।
आलिकार एजाइल और ग्रेसफुल थी। उसके 8 लेग्स एफर्टलेसली अटैक से बचते हुए मूव कर रहे थे। इसी समय कमील लगातार बुलेट फायर कर रही थी, जिसे क्रीचर ने अपने पावरफुल वेब से रोका। क्रीचर ने हवा में रहते हुए वेब्स को नीचे कमील के पास लॉन्च किया और मोमेंटम गेन करते हुए उसे अलार्मिंग स्पीड से अटैक किया। फैंग्स खुली हुई। अगर कमील हिट होती तो डेड मीट होती। कमील हेयर ब्रेथ से बच गई, फॉरवर्ड रोल करते हुए और क्रीचर के पीछे पहुंच गई। उसने अलीकार के लेग्स एक्सप्लोड कर दिए। क्रीचर दर्द में रोर कर रहा था, लेकिन डुओ को वूंड करने से रोक नहीं सकता था। रमोन ने फिर स्पाइडर की तरफ डैश किया, सोर्ड्स रेडी। उसने 3 सोर्ड्स लॉन्च किए। क्रीचर ने जंप कर अटैक से बचा। अब वेब से डिस्टेंस गेन किया। सोल्जर्स अटैक कर रहे थे, लेकिन मोस्टली इनफेक्टिव। क्रीचर और अग्रेसिव हो रही थी। बीस्ट ने अपने थ्रेड से सर्कुलर मूवमेंट ग्राउंड पर किया। एलिकार ने रिमेनिंग लेग्स फैलाए और इतनी स्पीड गेन की कि कमील अटैक से बच नहीं पाई। क्रीचर ने उसके लेग से उसे मारा और मीटर्स दूर हवा में उड़ाया। रमन ने आगे कूदकर बीस्ट को रिपीटेडली स्लैश किया। स्लैश आफ्टर स्लैश, क्रीचर अवॉइडेड ऑल अटैक्स, इम्पॉसिबल टू हिट। फिर उसने swords लॉन्च किए। स्पीड अस्टॉनिशिंग थी, लेकिन कोलोसल स्पाइडर ने अवॉइड किया। रमन ने क्लोज क्वार्टर्स में फिर अटैक किया और कपल हिट्स लैंड किए। क्रीचर अब पर्याप्त लेग्स नहीं होने की वजह से सस्टेन नहीं कर पाई। कमील उठी। उसने पेन में स्क्रीम करने की कोशिश की। कुछ रिब्स शैटर्ड थे। उसके पास टाइड आर्मर था, जो मैना शील्ड ऑटो डिप्लॉय करता था। टेक्नोलॉजी ओनली एट्रियम में थी। डैमेज मिटिगेट हुआ। आर्मर इम्पेनेट्रेबल नहीं थी। अगर हेड हिट होता तो कंकशन से मौत हो जाती। कमील फिर स्पाइडर लाइक टाइड की तरफ गई, जो अब स्टैंड नहीं कर पा रही थी। उसने मशीन गन उठाया और मैड पेंड ग्रिन के साथ बोली, ईट दिस। बूम गनशॉट्स बैटलफील्ड में गूंजे। उसने बीस्ट के हेड में बुलेट्स अनलोड किए। टाइड का बॉडी कन्वल्स हुआ और फिर स्टिल हो गया। रिमेनिंग लेग्स बिखर गए। रामोन ने गहरी सांस ली, रिलीफ महसूस करते हुए आफ्टरमैथ देखा। सोल्जर्स अस्टॉनिश थे। ये 2 मर्सनरीज बीस्ट को सिर्फ कुछ मिनट्स में मारने में सक्षम थे। अब वे थोड़ी राहत महसूस कर सकते थे और पर्टिकुलरली ग्रेटफुल थे। इसी बीच डुओ अपना काम खत्म कर चुका था। रमन एक मर्सनरी हीलर के पास गया कमील की मदद के लिए। ऑड रिलेशनशिप के बावजूद दोनों फ्रेंड्स थे और एक दूसरे की केयर करते थे। बूढ़े आदमी ने हीलर को ढूंढा और उसे कमील के पास ले आया। क्या तुम देख सकती हो कि ये ठीक है या नहीं? उसने पूछा। हीलर ने कमील के पास आकर उसका चेकअप किया, पल्स और ब्रीदिंग देखी। फिर कुछ डिवाइसेस से उसकी कंडीशन जांची। कुछ पलों बाद उसने रमोन की तरफ देखा और कहा, इसके कुछ रिब्स टूटे हैं और इसका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। मुझे बस कुछ मिनट दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। हीलर लड़की की हालत को लेकर ज्यादा वरीड नहीं दिखी, जिससे रामोन को काफी राहत मिली। अच्छा है, तो फिर ठीक कर दो। मुझे चाहिए कि ये बिल्कुल टिप टॉप शेप में रहे। हाँ, मैं जितनी जल्दी हो सके फिर से लड़ना चाहती हूँ, केमिल ने कहा। वो पूरी तरह बैटल जंकी थी, इसलिए रामोन को ऐसा जवाब एक्सपेक्टेड था। लेकिन हीलर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। दोनों ने साई किया और फिर हीलर ने अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर का इस्तेमाल करके केमिल को ठीक कर दिया। ऑल डन, उसने कहा। रमोन ने चैन की सांस ली, केमिल को फिर से फुल हेल्थ में देखकर। उसे उम्मीद थी कि ऐसा दोबारा न हो। स्ट्रांग होने के बावजूद केमिल मेली फाइट में रमोन जितनी स्किल्ड या पावरफुल नहीं थी। हीलर के जाते ही रमोन ने उसे याद दिलाया कि उनका मिशन अभी बाकी है और फोकस बनाए रखना जरूरी है। गुड। आर यू रेडी टू फाइट कमिल? रमोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेट्स गो, उसने जवाब दिया। उसकी ग्रिन रमोन से भी ज्यादा बड़ी थी। आसपास के लोग दोनों को देखकर समझ गए कि रमोन भी उतना ही इंसेन है जितनी ये लड़की। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए, किसी की जजमेंटल नजरों की परवाह किए बिना। कुछ मर्सनरीज ने सिर हिलाया और अंदर ही अंदर साई किया, सोचते हुए कि वे किस तरह की मुसीबत में फंस गए हैं। फिर भी सबने उन्हें फॉलो किया और फ्रंट लाइन की तरफ बढ़े। वॉल के नीचे पूरा केओस था। नीचे का मैस पहचान में नहीं आ रहा था। ह्यूमंस और टाइड्स आपस में गडमड, चिल्लाते, दहाड़ते, मारते काटते। मर्सनरीज तुरंत समझ गए कि ये एक ब्रूटल बैटल होने वाली है। कई मैकस जल रहे थे। स्क्रीम्स हवा में गूंज रही थी। डुओ ने एक दूसरे को देखा। एक क्विक ग्लैंस के बाद वॉल से नीचे कूदे और लड़ाई में शामिल हो गए। हेल्प मी! किल द बीस्ट! सोल्जर्स की मदद की आवाजें बीस्ट की डेफनिंग रोर्स में दब गई। कुछ लकी लोग थाइड के गले काटने या सिर कुचलने से जल्दी मर गए।
लेकिन बाकी के लिए इससे भी डरावनी किस्मत थी, जिंदा खाए जाना। रामन और कमील ने तुरंत काम संभाल लिया। कमील जितने सोल्जर्स को बचा सकती थी बचा रही थी, और जिस भी बीस्ट पर नजर पड़ती उसे गोली मार देती। रामन अपने फ्लोटिंग ब्लेड से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और अनगिनत मॉन्स्टर्स को मार रहा था। दोनों साइड बाय साइड लड़ रहे थे, लेकिन थाइड्स रिलेंटलेस थे। बैटल इंटेंस थी और ऑड्स ह्यूमंस के खिलाफ थे। नंबर्स में ह्यूमंस ज्यादा थे, लेकिन कई बीस्ट्स उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। ये मॉन्स्टर्स उनके ब्रूटल एनवायरनमेंट का नतीजा थे। फ्रैंट की आर्मी स्ट्रगल कर रही थी। उनकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन मर्सनरीज की टाइमली हेल्प ने टाइड बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने बैटलफील्ड में मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट्स को जल्दी जल्दी खत्म किया, जिससे फ्रैंट की आर्मी को सांस लेने और रीग्रुप करने का मौका मिला। नई एनर्जी और डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने थाइड्स को पीछे धकेलना शुरू किया। इसी बीच रेमोन, कैमिल और बाकी मर्सनरीज लगातार थाइड्स को डेसिमेट करते रहे। उनकी जॉइंट एफर्ट्स किसी मिरेकल से कम नहीं थी। बैंड ऑफ जायंट्स के ये दो मेंबर्स फेरोसिटी से लड़े। उनके वेपन्स हवा चीरते हुए डेडली प्रिसिजन से वार कर रहे थे। उनके मूव्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज थे, जैसे एक ही बॉडी में दो सोल्स हों। सिर्फ इन ही दोनों के हाथों हजारों थाइड्स मारे गए। लड़ाई चलते चलते किमिल ने नोटिस किया कि रमोन थकने लगा है। मैना और स्टेमिना का खर्च उस मॉन्स्टर्स के समुद्र में बनाए रखना आसान नहीं था। उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएगा। उसने दूसरे मर्सनरीज को सिग्नल दिया और कहा कि रमोन को कवर दे जब तक वो लीड संभालती है। इसका मतलब था कि बाकी लोग थाइड्स को उससे दूर रखें, जबकि वो उन्हें एक एक करके मारती रहे। थैंक यू। कुछ मिनट आराम करने के बाद रमोन ने कहा, मुझे इसकी जरूरत थी। तुम्हारे मैना रिजर्व्स कैसे हैं? उसने पूछा। किमिल ने जवाब दिया, थोड़े कम हैं, लेकिन अभी मैनेज कर लूंगी। रामोन ने समझते हुए नॉड किया और दोनों फिर से मॉन्स्टर्स मारने लगे। उसी समय फ्रैंट की आर्टिलरी की आवाजें उनकी पोजीशन के और करीब आने लगीं। इसका मतलब था कि कहीं और सिचुएशन काफी कंट्रोल में आ चुकी थी, इसलिए एम रिडायरेक्ट किया गया था। लेकिन इसका यह भी मतलब था कि उनकी फाइटिंग जोन काफी डेंजरस हो गई थी। रेमोन और उसकी टीम को पता था कि आर्टिलरी बहुत पास आने से पहले मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा, वरना क्रॉस फायर में फंसने का खतरा था। रेमोन आगे चार्ज किया। उसकी सोर्ड्स धूप में चमक रही थी। उसने ट्रबलसम थाइड्स के एक ग्रुप को चीरते हुए रास्ता बनाया। थाइड्स के बीच प्राइमल फियर फैल गया। कमिल ने हैरानी से देखा। रेमोन की मूवमेंट्स ग्रेसफुल और प्रिसाइज थी, इतनी स्पीड और एजिलिटी कि वो एक डांस जैसा लग रहा था। जब रेमोन लड़ रहा था, कमिल ने थोड़ी देर सांस ली। उसने चारों तरफ देखा। मर्सनरीज और फ्रैंट की आर्मी अभी भी होल्ड किए हुए थे। जीत दूर थी, लेकिन सिचुएशन प्रॉमिसिंग लग रही थी, और सच कहें तो उसे मजा भी आ रहा था। रेमोन ने आखिरी थाइड को गिराया और कमिल की तरफ देखा। आर यू ओके? उसने चिंता के साथ पूछा। किमिल ने नॉड किया। चेहरे पर ग्रेटफुल स्माइल थी। हाँ, चिंता मत करो और अपना काम करते रहो, उसने ग्रिन के साथ कहा। रमन हंसते हुए बोला, तुम भी अपना काम देखो। जल्द ही उन्होंने नोटिस किया कि थाइड्स रिट्रीट करने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये वॉरियर्स उनके लिए मैच नहीं हैं। आर्टिलरी ने फाइनली बम्बार्डमेंट शुरू कर दी, प्रिसिशन के साथ मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए। रैमोन और उसकी टीम को रीग्रुप करने और थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला। आर्टिलरी फायर में मॉन्स्टर्स को मरते देखकर सबने राहत की सांस ली। फिर भी उन्हें पता था कि गार्ड डाउन नहीं कर सकते। कई मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा थे और अगला हमला कभी भी आ सकता था। रमोन ने तुरंत टीम को अलर्ट रहने का आदेश दिया। रिबेका रेड पैलेस की फाइट देख रही थी। ब्लरडथ के हमले के बाद जो गोर और कार्नेज बचा था, उसे देखकर वो ऑलमोस्ट टूट गई। जो कुछ उसने देखा, उसका उसकी माइंड पर भारी असर पड़ा। उसकी मदर ने उसे जबरदस्ती देखने को मजबूर किया और कुछ लोगों को छोड़ दिया ताकि वो नजर हटाए नहीं। फिर भी डर और घिन के साथ साथ उसके अंदर एक वियर्ड क्यूरियोसिटी भी थी। क्या मुझे अब भी देखना पड़ेगा? उसने गार्ड से धीमी आवाज में पूछा। हाँ, ये बॉस का ऑर्डर है, गार्ड ने जवाब दिया। रिबेका और देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसने एक खास इंसान पर ध्यान लगाया। एक यंग मैन जिसके हाथ में फ्लाइसा थी। वो अपने पियर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल था और आसानी से कई थाइड्स मार रहा था। वो एरिक की फाइट देख रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा जब ब्लरडॉथ आया, कैसे वो प्रिंसिपल वैन डाइक के अटैक से ऑलमोस्ट मारा ही गया था, और फिर कैसे उसने उन बच्चों का मांस नोचना शुरू किया जो समय पर बैरियर के अंदर नहीं आ पाए थे।
सब कुछ देखकर भी साफ था, कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। उसकी नज़र में उस लड़के का फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा था जिसमें उसकी इतनी इंटरेस्ट थी। फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी कि कुछ ठीक नहीं है। जब उसने प्रिंसिपल वैन डाइक को फाइट में शामिल होते देखा, भले ही वो उन्हें जानती नहीं थी, उसने दिल से प्रार्थना की कि वो और बाकी लोग किसी तरह बच निकले। एरिक लगातार दौड़ता रहा जबकि रेड पैलेस के वर्कर्स और प्रिंसिपल वैन डाइक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। वह बार बार पीछे मुड़कर हालात देखने की कोशिश करता और जो दिखता वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्रिंसिपल अब मीली कॉम्बैट में फंस चुका था और साफ दिख रहा था कि वह पूरी तरह एग्जॉस्टेड है, क्योंकि उसने पिछला हमला करने में बहुत ज्यादा माना खर्च कर दिया था। युवा आदमी जल्दी ही रेड पैलेस के विशाल गार्डन से बाहर निकल आया, लेकिन इसमें भी उसे कुछ मिनट लग गए। बाहर आते ही वह सड़कों पर पहुंचा, मगर यहां भी वह किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। उस वक्त एरिक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह घंटों से दौड़ रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एड्रेनलिन पूरे शरीर में दौड़ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, खुद और ब्लर के बीच जितना हो सके उतना ज्यादा डिस्टेंस बना लेना। प्रिंसिपल की इंटरवेंशन की वजह से वह किसी तरह वहां से बच निकला था, लेकिन जो उसने देखा था उससे उसे साफ समझ आ गया था कि ब्लरडॉथ ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बुजुर्ग आदमी मार सके। आमतौर पर ब्लरडॉथ इतने पावरफुल नहीं होते। थोड़ी मेहनत के साथ तो एरिक खुद भी एक को मार सकता था, लेकिन यह बीस्ट अलग ही था। या तो डिविएंट था या उससे भी बदतर, सेंटिएंट। अब एरिक शहर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुका था जिसे उसने पहले सिर्फ रेड पैलेस आते जाते हुए देखा था, लेकिन कभी असल में एक्सप्लोर नहीं किया था। इमारतें बहुत ऊंची और इंटिमिडेटिंग थीं, जैसे रेड पैलेस की ग्रैंड्योर से टक्कर ले रही हो। वे आसमान की ओर उठती हुई संकरी गलियों पर लंबी लंबी परछायां डाल रही थीं। इन अनजानी गलियों में चलते हुए एरिक को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हर मोड़ पर मॉन्स्टर्स छिपे हो सकते थे। यह सोचकर उसका मन और भी भारी हो गया। अगर किस्मत साथ देती तो शायद वह उन्हें मार पाता, लेकिन इस हालत में कुछ भी गारंटीड नहीं था। उसे लगातार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फक। एरिक दौड़ता रहा, लेकिन उसे पता था कि यह बस समय की बात है जब कोई टाइड उसके सामने आ जाएगा। इसका मतलब था कि जिंदा रहने का उसका सबसे अच्छा चांस उसकी दूसरी पावर्स इस्तेमाल करना था। हालांकि वह खतरनाक था। कोई उसे आसपास की इमारतों से देख सकता था या फिर कैमरास में कैद हो सकता था। System, do a surrounding scan and check for the presence of cameras around here. Understood. Commence scanning. 3, 2, 1, scan complete. 15 cameras and a drone had been found in the surrounding 100 meters. Do you want to connect to them? Do it and turn them all off. Do it every time you find a nearby device. I don't want to be seen by anyone, Eric ने कहा। ये सोचते हुए कि यहाँ ड्रोन आखिरकार क्या रहा है। Connection complete. All devices turned off. The biological supercomputer will deactivate any device that gets within a 100-meter radius. उसी पल रिबेका का ड्रोन से कनेक्शन टूट गया और वह एरिक पर नजर नहीं रख पाई। एरिक ने अपना बैकपैक खोला और उसमें से एक मास्क निकाला, वही मास्क जो उसने लोगन, कोनल और ओर्सन को मारते वक्त पहना था। कम से कम इससे कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, उसने खुद से कहा। फिर वह दोबारा दौड़ पड़ा, उम्मीद करता हुआ कि कोई बीस्ट उसका पीछा न करे। उसने एक पल के लिए सोचा कि किसी बिल्डिंग के अंदर छिप जाए, लेकिन अगर थाइड्स ने उसे ढूंढ लिया तो वह फंस सकता था। बाहर खुले में कम से कम भागने का चांस तो था। कुछ मिनटों तक दौड़ने के बाद आखिर वही हुआ जिसका एरिक को डर था। सिस्टम की नोटिफिकेशन ने उसे सावधान कर दिया। वार्निंग, मल्टीपल हॉस्टाइल डिटेक्टेड। क्वेस्ट, किल द बीस्ट्स। रिवॉर्ड्स फॉर कंप्लीशन, 5,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1,000 डीएनए पॉइंट्स और 4 इंटेलिजेंस स्टैट पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी, डेथ। डिस्क्रिप्शन, थाइड्स का एक ग्रुप तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, उन्हें खत्म करो। अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाओ। ओ गॉड। क्वेस्ट देखते ही एरिक के मुंह से निकला। अचानक मोड़ के पीछे से थाइड्स का एक ग्रुप सामने आ गया। ये इगैनेसिस का ही एक और बैच था। ऐसा कुछ नहीं जिसे एरिक संभाल न सके। लेकिन फिर भी ये सिचुएशन बेहद ट्रबलसम थी, क्योंकि उनके स्टैट्स लगभग उसके जैसे ही थे। असली प्रॉब्लम उनकी संख्या थी। वे कम से कम 20 थे और उन्हें ध्यान से एनालाइज करते ही एरिक समझ गया कि वह सच में मुसीबत में है। टाइड्स ने एक साथ हमला कर दिया। उनके नुकीले दांत धूप में चमक रहे थे और वे तेजी से उसकी ओर बढ़े।
एरिक ने अपनी फ्लाइसा म्यान से निकाली और मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा हो गया, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट के लिए तैयार। एक इगेनेसु बाईं ओर से काटने आया, दूसरा दाईं ओर से। कुछ ऊपर से दूसरे थाइड्स के ऊपर दौड़ते हुए उस पर झपटने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह हिल भी न सके। एरिक के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता था, ऊपर जाना। उसने पहले थाइड के सिर पर पैर रखा जैसे वह स्टेपिंग स्टोन हो, फिर दूसरे मॉन्स्टर पर कूदकर उसे लैडर की तरह इस्तेमाल किया और घेराबंदी से बाहर निकल गया। उसने फ्लाइसा घुमाई और दो ईगेनेसिस के सिर उनके शरीर से अलग कर दिए। Multiple hostile creatures killed. Mana absorbing process starting. 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3, 2, 1, 0. Mana successfully converted into experience. 534 experience points awarded to the host. System. Turn off all the notifications until the end of the fight. Notification turned off. एरिक घेराबंदी से निकल तो आया, लेकिन थाइड्स रुकने वाले नहीं थे। वे पलटकर फिर उस पर टूट पड़े। तीन लगभग उसे काट ही लेते, लेकिन एरिक ने अपने फोरआर्म से तीन लंबे नुकीले बोन्स बाहर निकाले और उनके सिर में घुसा दिए। वह 5 को मार चुका था, वह लेकिन अभी भी 15 बाकी थे और सब भूखे। जल्द ही 10 से ज्यादा एगेनेसिस एक साथ उस पर झपट पड़े। एरिक ने पूरी ताकत से लड़ाई की। उसकी तलवार ने कुछ हमलों को रोका, कुछ मैंडिबल्स काट डाले। आमतौर पर इतना होने पर वे पीछे हट जाते, लेकिन ये नहीं। अगर एक अपेंडेज बेकार हो गया तो वे दूसरा इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे थाइड्स उस पर हावी होने लगे। एरिक को साफ समझ आ रहा था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह दब जाएगा। तभी उसने अपना एक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया, पॉइजनस एस्ट्रल वुल्फ बाइट। अचानक मैना से बना एक विशाल लेलार हेड वुल्फ हेड प्रकट हुआ। उसे देखकर थाइड्स एक पल के लिए घबरा गए। वह हेड इतना बड़ा था कि एक साथ दो मॉन्स्टर्स को काट सके, और अगर वे तुरंत न मरे तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जहर भरे फैंग्स बाकी काम कर देते। वही डिस्ट्रैक्शन एरिक के लिए काफी था। उसने दो और थाइड्स मार दिए और वुल्फ हेड ने दो और खत्म कर दिए। दबाव अचानक कम हो गया और एरिक को यकीन हो गया कि अब वह ये फाइट जीत सकता है। लड़ाई जारी रही। धातु के टकराने की आवाज गलियों में गूंज रही थी। एरिक अपनी जान के लिए लड़ रहा था, लेकिन वह ग्राउंड होल्ड किए हुए था। धीरे धीरे मॉन्स्टर्स कम होते गए और आखिर में सिर्फ 6 बचे। एक हमले से बचने के लिए एरिक ने एक एगेनेसु के सिर पर छलांग लगाई। हवा में घूमते हुए उसका सिर काट दिया। फिर उसने दूसाइड के शरीर पर कूदकर उसके थोरैक्स को चीर दिया। वह बुरी तरह ब्लीडिंग करने लगा और कुछ ही पलों में गिर पड़ा। एक थाइड आखिरकार उसे काटने में कामयाब हो गया। एरिक ने उसे आते देखा था और भले ही वह रोक न पाया, लेकिन उसके पास डिफेंस के दो तरीके थे, मेटलाइजेशन पावर और मैना एक्सोस्केलेटन। उसने मैना न्यूरोलिंक्स में भेजा और खुद को बचा लिया। फिर उसने अपने कंधे से एक और बोन निकाली और क्रीचर के दिमाग में घुसा दी। बाकी दो बीस्ट्स को मारना उसके लिए आसान हो गया। लड़ाई खत्म होते ही सारी नोटिफिकेशंस एक साथ वापस आ गईं। एरिक ने जल्दी से देखा। उसने भारी मात्रा में एक्सपीरियंस हासिल की और मल्टीपल होस्टल क्रिएचर्स killed, mana absorbing process starting. 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully converted into experience. 4,806 experience points awarded to the host. Level up. Quest completed. Absorbed energy successfully converted into experience. Reward issued. लेवल अप होते ही बायोलॉजिकल सुपरकंप्यूटर ने उसकी सारी एग्जॉस्टेड एनर्जी भर दी। सिस्टम का एक और पर्क। एरिक ने अपने अंदर नई ताकत का सर्ज महसूस किया, जैसे सारी मेहनत आखिरकार रंग ले आई हो। आज 2 लेवल अप, ये अच्छा है। हालात जैसे भी हों, आज उसने काफी कुछ हालांकि अपने स्टैट्स अब और नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि सिस्टम रिवॉर्ड्स और उसके बनाए न्यूरल लिंक्स की वजह से वे पहले से ही ग्रो कर रहे थे। अब से वह सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ाने वाला था। Warning: the biological supercomputer's mana reserves are now depleted. There won't be further quests until the user kills other creatures or the system is able to gather mana from the surroundings. All right. एरिक ने अपने आसपास नजर डाली। कोई बीस्ट मौजूद नहीं था, वरना सिस्टम उसे पहले ही अलर्ट कर चुका होता। लेकिन उसका ध्यान फिर से 10 मिनट पहले की बात पर चला गया। सिस्टम ने बताया था कि कैमरास के अलावा उसने एक ड्रोन भी डिसेबल किया था। यह सोचते ही उसे गुस्सा आ गया। क्या कोई उस पर नजर रख रहा था?
उसे यह पता नहीं था कि एक जिज्ञासु लड़की ने उसे रेड पैलेस से भागते हुए देखा था और अब शहर के दूसरे छोर पर एरन की स्ट्रगल देख रही थी। एरिक गली के आखिर की तरफ दौड़ा और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ मोड़ और टर्न्स लेने के बाद वह थोड़ी देर के लिए रुका, बस सांस लेने के लिए। लेकिन यह आराम ज्यादा देर नहीं टिका। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सिस्टम ने एक और परेशानी भरी नोटिफिकेशन दे दी। वार्निंग, हॉस्टल डिटेक्टेड। अवेकनर तुरंत सतर्क हो गया। लेकिन इस बार कम से कम सिर्फ एक ही बीस था। ऊपर से लेवल अप के बाद उसकी मैना और स्टेमिना दोनों रिप्लेनिश हो चुकी थी। सिस्टम वाकई कमाल का था, इतने सारे पर्क्स और फंक्शंस के साथ। तभी एक आवाज ने उसकी रगों में ठंडक दौड़ा दी। एक धीमी, खूंखार गुर्राहट जो उसके पीछे से आ रही थी। एरिक ने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर वार किया। उसने बीस्ट के दांतों को अपने फ्लाइसा से रोक लिया। बस कुछ सेंटीमीटर्स का फासला था। तभी उसने देखा कि सामने वाला थाइड बेहद खतरनाक किस्म का था। उसके सामने खड़ा था एक ऐसा थाइड जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत बड़ा था, आसानी से किसी इंसान से 3 गुना। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। उसके जबड़े रेजर शार्प दांतों से भरे थे और उसके पंजे डैगर्स जितने लंबे थे। वह पूमा जैसा दिखता था, लेकिन उसकी फर क्रिम्सन रेड थी और उसकी लंबी स्ट्राइप्ड टेल के सिरे पर आग जल रही थी। एरिक ने थाइड्स पर डाउनलोड की गई टेक्नोलॉजी से इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इसे सामने से देखना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। ये एक फेरेले था, एक ऐसा थाइड जो आमतौर पर न्यू अलेक्जेंड्रिया के पास पाया जाता है। एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये बीस्ट अपने नेचुरल हैबिट से इतना दूर यहाँ क्या-क्या कर रहा था, खासकर उस जगह से भी दूर जहां से हॉर्ड आया था। लेकिन एक बात साफ थी, ये बीस्ट पूरे समय उसका पीछा करता आ रहा था। इस बार सिचुएशन सच में सीरियस थी। फेरेलिस सिर्फ फिजिकली पावरफुल नहीं था, बल्कि उसके पास एक बेहद स्ट्रांग ब्रेन क्रिस्टल पावर भी थी, जो उसे फायर प्रोड्यूस और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देती थी। अगर एरिक को इसकी खतरनाक नेचर का अंदाजा न होता, तो शायद ग्रीड उसे कोई बेवकूफी भरा कदम उठाने पर मजबूर कर देती। वह अब भी बीस्ट से रेसल कर रहा था, उसके जबड़े को फ्लाइसा से रोके हुए। तलवार अब तक सही सलामत थी, क्योंकि एरिक ने उस पर मेटलाइजेशन पावर लगा दी थी, जिससे वह काफी ड्यूरेबल बन गई थी। फिर भी उसे इसमें बहुत ज्यादा मैना पंप करनी पड़ रही थी, क्योंकि फिरेली की स्ट्रेंथ बेहद ज्यादा थी। एरिक जानता था कि वह मुसीबत में है। रेड पैलेस से बच निकलने और इग्नेसिस को मारने के बाद अब वह एक ऐसे बीस्ट से लड़ रहा था जिसे वह खुद भी यकीन से नहीं कह सकता था कि हरा पाएगा, और जो अभी अभी मारे गए थाइड्स से कहीं ज्यादा खतरनाक था। फक। एरिक ने पॉइजनस एस्ट्रल वुल्फ बाइट इस्तेमाल किया। यह तब काम आता था जब वह अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही बीस्ट ने हवा में मैना इकट्ठा होते हुए महसूस किया, वह पीछे कूद गया। एरिक की ब्लेड से अपना मुंह छुड़ा लिया और हमले से बाल बाल बच गया। लेकिन फेरेले ने हार नहीं मानी। वह एरिक से दूरी बनाए रखते हुए उसे घेरने लगा, उसके मास्क को घूरते हुए, न जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसका शिकार डर रहा है या नहीं। वह लगातार सर्कल करता रहा, गुर्राता और फुफकारता हुआ, किसी गलती, किसी डिस्ट्रैक्शन या अचानक मूवमेंट का इंतजार करते हुए। अपनी दूसरी पावर्स इस्तेमाल कर पाने की वजह से एरिक के पास अब ज्यादा डाइवर्स स्किल सेट था, लेकिन उसे यह समझना था कि उन्हें सही तरह से कैसे यूज किया जाए। उसे पूरा यकीन था कि कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई कैमरा नहीं था, और सिस्टम ने आसपास के सारे डिवाइसेस डिसेबल कर दिए थे। पास की बिल्डिंग्स में भी लोगों का होना अनलाइकली था, इसलिए उसने तय किया, अब वह पूरी ताकत से लड़ेगा। वह बीस्ट को घूर रहा था और बीस्ट भी उसे। तभी फेरली की टेल के सिरे से आग भड़क उठी। लॉ का साइज बढ़ने लगा और एक फायरी गेल पूरे इलाके में फैल गया। टाइड ने अपना मुंह खोला और उसके गले से रोशनी चमकी। यह साफ था, वह उस पर शूट करने वाला था। एक आग का गोला तेजी से एरिक की ओर आया। एरिक ने साइड में छलांग लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन फेरले ने भी वही किया। वह उसका पीछा करते हुए उस पर झपट पड़ा। एरिक ने वार किया और एक साफ मूवमेंट में उसके पंजों को काट दिया। लेकिन उसका विशाल पंजा फिर भी एरिक की छाती से टकरा गया और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। फेरेले ने फिर से छलांग लगाई। इस बार एरिक ने एस्ट्रल वुल्फ को कॉन्जर किया, जिसने फेरेले से रेसल करना शुरू कर दिया। ये एक जायंट मैना हेड और एक छोटे लेकिन बेहद ताकतवर बीस्ट की लड़ाई थी। वुल्फ ने फेरेले को काटा और उसका जहर थाइड की वेन्स में फैलने लगा। असर अभी तुरंत नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ये एक शुरुआत थी।
एरिक समझ गया कि अब उसे और सावधान रहना होगा। एक भी गलती और उसकी मौत तय थी। वह पीछे हटा, अपने और थाइड के बीच डिस्टेंस बनाते हुए। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। एड्रेनालिन उसकी नसों में दौड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली और सिचुएशन असेस की। बीस्ट स्ट्रांग था, लेकिन एरिक के पास अभी भी उससे लड़ने लायक मैना थी। क्रीचर उसे घेरता रहा, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। एरिक ने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की पावर से बीस्ट को एनालाइज किया। एक स्क्रीन उसके सामने उभरी। Name unnamed or unknown brain crystal power, fire manipulation uncommon. Race Ferilli. Physical characteristics लगभग 1.80 meters ऊंचा और 2 meters लंबा. अनुमानित वजन 500 kilos. Personality and traits. Ferilli एक aggressive beast होता है. आमतौर पर अकेले हंट करता है और साल में एक बार मेट करता है. फीमेल्स अपने कब्ज की अडल्टहुड तक रक्षा करती हैं, जबकि मेल्स जन्म के बाद उनकी परवाह नहीं करते। ये मीट खाता है और दूसरे थाइड्स का शिकार करना पसंद करता है, लेकिन भूखा होने पर यह खतरनाक क्रीचर्स पर भी हमला कर सकता है। पावर लेवल 104, अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ 53, अप्रॉक्सिमेट इंटेलिजेंस 3, अप्रॉक्सिमेट डेक्सटेरिटी 35, अप्रॉक्सिमेट एनर्जी 200। बीस्ट मेरे ही पावर लेवल पर है, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग, एरिक ने सोचा। इसी वजह से इससे लड़ना इतना मुश्किल था। एरिक ने गहरी सांस ली और कोई वीकनेस ढूंढने लगा। उसने नोटिस किया कि बीस्ट हमलों के दौरान अपने लेफ्ट साइड को ज्यादा फेवर करता है। एरिक ने तय किया कि वह उसी तरफ डिफेंस रखेगा और सही मौके का इंतजार करेगा। अगले ही पल फेरेल ने फिर से चपट्टा मारा, लेकिन इस बार एरिक पहले से तैयार था। उसने एक पॉइजनस मैना डार्ट कंजर किया था। जैसे ही क्रीचर ने हमला किया, एरिक ने डार्ट छोड़ी, जो सीधे उसके सीने में जा लगी। यह दूसरा पॉइजन तेजी से बीस्ट के पूरे शरीर में फैलने लगा। इस बार एरिक ने ऐसा पॉइजन बनाया था जो थाइड को काफी डिबिलिटेटेड कर देता था और जल्दी असर दिखाता था। एरिक पीछे कूद गया, जबकि बीस्ट अभी हवा में था। फेरल जमीन पर उतरा और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन एरिक किसी तरह बच गया। एरिक ने फिर लेफ्ट की तरफ फाइंट किया और राइट से उसकी गर्दन पर वार किया। बीस्ट ने डॉज करने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड उसकी पीठ पर लग गई, मोटी खाल को चीरते हुए। एक गहरी, भयानक वूंड उभर आई। थाई दर्द से दहाड़ा और फिर से उस पर हमला करने के लिए मुड़ा। एरिक ने उसे पास नहीं आने दिया। फिर भी डिस्टेंस होना भी पूरी तरह सेफ नहीं था, उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर की वजह से। लड़ाई जारी रही। फिर लगातार हमला करता रहा और एरिक उन्हें अवॉइड करता रहा। अवेकनियर जानता था कि यह बस समय की बात है जब एस्ट्रल वुल्फ का पॉइजन पूरी तरह असर दिखाएगा और बीस्ट को मार देगा। माना डार्ट के पॉइजन की वजह से भी उसकी मूवमेंट्स धीरे धीरे स्लगिश होती जा रही थीं। इन सब ने एरिक की चांसेस बढ़ा दी थी, लेकिन पॉइजन के बावजूद क्रीचर की माना रिजर्व्स इतनी ज्यादा थीं कि उसे मारना अभी भी आसान नहीं था। उधर एरिक खुद भी थकने लगा था। उसकी बाहें और पैर दर्द करने लगे थे। कितनी बार उसे उस बीस्ट को अपनी गर्दन तक पहुंचने से रोकना पड़ा था। उसे यह फाइट जल्दी खत्म करनी ही थी। वह जानता था अंजाम मौत हो सकता है,